एक समय की बात है। एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी की दो बेटी और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी, बहू, मैं मिश्रा जी के यहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनाया, वाह, इतने इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ देती हूँ, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में चली जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर पर आ जाती है। सुधा जी, नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। नम्रता जी, माँ जी, बुलाया आपने? सुधा जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूंगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नम्रता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधा जी को जाकर बात बता देती है। नम्रता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। सुधा जी, क्या? लड्डू तो मैं तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नम्रता, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है। अनाया लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। अनाया, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सुधा जी, बहू, यहाँ लड्डू के प्लेटें रखे थे, आप देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध देसी घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं। रसोई से लोगों की बातों को सुन दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाक में कहता है, अशोक, क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? सुधा जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अनाया, आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ना थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नम्रता, अनाया से क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नम्रता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू बादाम का डब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर कर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। सुधा जी, अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? नम्रता जी, माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता के रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती हैं, सुधा जी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? नम्रता, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुधा जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया। अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नम्रता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, अनाया, नम्रता जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुधा जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी।
अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और निम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया: हेलो अनाया, कैसी हो? अनाया: मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। रिया: घर के काम में ना बिजी रहती हूँ ना। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अनाया: अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया: ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनाया खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनाया पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। अशोक: माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुधा जी के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में जाते हैं। अशोक: क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुधा जी, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक: नहीं है मतलब माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? सुधा जी: कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं है? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है। अशोक: हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधा जी: हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए तो बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर निम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। निम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग निम्रता पर शक करने लगते हैं। सुधा: ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? निम्रता: माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुधा जी: बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है, वो भी नम्रता को कहने लगती है। अनाया: दी आप, इसकी भी चोरी की हद हो गई, आपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस निम्रता से पूछताछ करती है और निम्रता बेगुनाह साबित होती और पुलिस जब घर में एक एक करके तलाशी लेती है, अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती है। अनाया: माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सुधा जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू निम्रता को दोषी बनाया। अनाया रोने लगती है और निम्रता से भी माफ़ी मांगती है। निम्रता: कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हमसे सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अनाया: मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। निम्रता अनाया को गले लगा लेती है और सुधा जी निम्रता से माफ़ी मांगती हैं और निम्रता सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।